आज के इस अंक में अपने यूट्यूब के दर्शकों का हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं या जिन्होंने अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त कर किए हुए हैं और लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं, ऐसे ही उत्तर प्रदेश सोनभद्र के भरहरी गांव के वीरेंद्र कुमार मिश्र जी से हम बातचीत करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने काफी कम उम्र में बहुत कुछ किया है। अब मुझे लगता है कि इसे सोनभद्र ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल, पूरे प्रदेश के लिए एक नजीर साबित होगा। तो हम आदरणीय वीरेंद्र कुमार मिश्र जी का हम अपने यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हम यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं कि आदरणीय वीरेंद्र कुमार मिश्र जी अपने संदर्भ में कुछ जानकारी दे, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे आप वहां तक पहुंचे। आदरणीय वीरेंद्र कुमार मिश्र जी। सर्वप्रथम सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर इतने बेहतरीन इंट्रोडक्शन के लिए। और सर मैं आभारी हूँ इसके लिए आपका। सर मैं भरहरी गांव में यहीं के विद्यालय में सर कक्षा 8वीं तक पढ़ाई किया जी। और सर इसके बाद सर मैं ओवरा इंटरमीडिएट कॉलेज में 9th एंड 10th की मैंने क्लास ली वहाँ पे। और वहाँ पर सर मैंने 85.67% सर मार्क्स प्राप्त किया और इसके बाद मेरा सर सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो गया। वहाँ पर इनिशियली सर मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था और वहाँ पे इंग्लिश मीडियम माध्यम था वहाँ की पढ़ाई का। और इसके बाद फिर सर अभी वीरेंद्र जी जरा यहाँ पे हम अपने दर्शकों को बता दें कि चूंकि ओवरा इंटरमीडिएट कॉलेज यूपी बोर्ड से है, तो यूपी बोर्ड में 86 से अधिक अंक पाना काफी मुश्किल काम होता है। जी सर। और हमने तैयारी भी नहीं की थी सर, मतलब अपने बड़े भाई के साथ मैं रहता था और सर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन नहीं किया था सर। तो ये जो हम कहते हैं कि जो जरूरतमंद हैं या जो अभावग्रस्त हैं इस पृथ्वी पे, कोई देखिए गरीब नहीं है। जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं गरीब, तो हम उस चीज को हमने कभी स्वीकार नहीं किया। यह कह सकते हैं कि हमारी जरूरतें हैं जिसे हम पूरा नहीं कर पाते तो हम उसको जरूरतमंद कह सकते हैं। तो जो विद्यार्थी जरूरतमंद हैं या संघर्षशील हैं, विभिन्न परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो वे कतई निराश न हो। और जैसा आपने बताया कि आपने कहीं कोचिंग नहीं ली, इस तरह की कोई शिक्षा अलग से प्रयास आपने नहीं किया और उसके बिना भी 86% से अधिक अंक यूपी बोर्ड में आपने प्राप्त किया है स्कूल में, यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही। वीरेंद्र जी फिर उसके आगे बताएं कि आपने कैसे कैसे क्या किया। जी सर, थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ सर। मेरा 85.67% था, मतलब नियर अबाउट 86। ठीक ओके, आगे जी। तो सर इसके बाद फिर मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में सर सिलेक्शन हो गया और वहाँ पे जो पढ़ाई का माध्यम था सर वो इंग्लिश था, क्योंकि यूपी बोर्ड वालन की अमूमन या बेटर कहिए एटलीस्ट मेरी इंग्लिश थोड़ा कमजोर थी और मेरे हाई स्कूल में इंग्लिश में ही सबसे कम मार्क थे। तो वहाँ पे सर मुझे बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा कि मेरे को बुक्स पढ़ने में दिक्कत आती थी, टीचर्स भी पढ़ाते थे तो समझ में नहीं आता था। तो फिर सर मैंने टीचर से डायरेक्ट बात किया और उनसे अपनी समस्या को बताया और इसके बाद कुछ 3-4 अच्छे दोस्त बनाए जो मेरे को इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में समझा सके। टीचर भी काफी खुश थे, वो जो मुझे नहीं समझ में आता था वो बताने के लिए। और फाइनली सर मेरी इंग्लिश काफी इम्प्रूव हुई, एटलीस्ट इतनी इम्प्रूव हुई। इस जवाहर नवोदय विद्यालय में मेरा द्वितीय स्थान था। 95% सर मैंने मार्क्स प्राप्त किया था। और जो टॉपर थी जो हमारी हेलो हाँ जी आपके क्लासमेट जी सुन रहा हूँ जी, उनका सिर्फ 1 मार्क्स मेरे से अधिक था। और इसके लिए सर जो मौजूदा एचआरडी मिनिस्टर थी स्मृति जुबिन ईरानी, वहां से भी एक लेटर मिला था प्रशंसा के लिए। जी। तो काफी अच्छा अनुभव रहा था सर वहाँ पे। हाँ वीरेंद्र जी, हमें लगता है यहाँ से ही एक आदरणीय भोर सिंह जी थे ओबरा से ही, जो आईएएस बने और रांची में सीडीओ के पद पर कार्यरत हैं। इन दिनों वे कहाँ हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपने हिंदी और अंग्रेजी की बात की तो इससे उन्हें भी जूझना पड़ा था और उन्होंने भी इसी तरह जैसे आप बता रहे हैं कि उन्होंने मेहनत किया, मेहनत करने के बाद फिर उन्होंने अपने को बहुत कुछ आगे
ले जाने में सफलता प्राप्त कर लेते। जी वीरेंद्र जी आगे बताएं, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद सर मैंने 1 ईयर प्रिपरेशन की सर IIT के लिए जी सर। और फिर मेरे मार्क्स उतना ही अच्छे नहीं थे, और फिर लेकिन फिर सर यूपी टीयू में मेरे मार्क्स काफी अच्छे थे और यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया सर। IIT इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सर, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बेस्ट कॉलेज है। जी यूपी टीयू से जो माध्यम है इनके चयन करने का। जी जी फिर सर वहां से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सर मैंने बीटेक किया, या अभी कर ही रहा हूँ, अभी सर फाइनल सेमेस्टर में हूँ। जी जी और फिर उसी के साथ मैंने सर मेरा मैनेजमेंट में थोड़ा इंटरेस्ट हो गया। जी जी उसी के दौरान जैसे मैंने अपने आप को मतलब देखना चाहिए कि मैं किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता हूँ, किस में बेहतर कर सकता हूँ। जी तो सर मुझे कहीं न कहीं से ऐसा लगा कि सर मैं इस फील्ड में बेहतर कर सकता हूँ। सर वहाँ के कार्यक्रमों में भी पार्टिसिपेट किया। तो जी फिर मैंने सर इसके लिए सबसे जो तो सर सम्मानित संस्थान है भारत में मैनेजमेंट के लिए सर IIM इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंध संस्थान, उसके लिए मैंने कैट का एग्जाम दिया। और सर फिर वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ सर। IIM लखनऊ में मेरा सिलेक्शन हुआ, IIM इंदौर में मेरा सिलेक्शन हुआ। और सर और भी जो मतलब नए IIM है, ये तो टॉप 6 IIM में आते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे IIM में मेरा सिलेक्शन हुआ। जी जी। तो इस समय तो सिलेक्शन होने के बावजूद भी जो स्थिति है कोरोना के चलते अभी वहां पर उपस्थिति नहीं हो पा रही होगी। जैसे ही मुझे लगता है कि स्थिति बनेगी जैसी स्थिति बनेगी आप जाकर के ज्वाइन करेंगे वहां पर फिर? यस सर, दरअसल अभी तो सर इंजीनियरिंग ही पूरा नहीं हो पाया। UGC की जो नई गाइडलाइन है उसके अनुसार जी फाइनल ईयर में जो भी छात्र स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम कराया जाएगा। तो उसके चलते से थोड़ा सा डिले हो सकता है। और IIM उन्होंने उनके जो अभी तक का कम्युनिकेशन है उनके अनुसार वो लोग ऑनलाइन क्लासेस अगस्त से शुरू कर देंगे, और जैसे ही स्थिति जी इम्प्रूव होगी वो वहाँ पे ऑफलाइन मोड में इंस्टीट्यूट में जी सर पठन पाठन का कार्य शुरू करा देंगे। जी जी। ये आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए कि आपने उपलब्धि हासिल की। और ऐसे क्षेत्र से मुझे लगता है कि जो अब भी अत्यंत पिछड़ा हुआ है, भले ही आजादी लिए इतने दिन हो गए परंतु जो डेवलपमेंट जो विकास होना चाहिए था अब तक नहीं हो पाया। जरा आप सोनभद्र के बारे में कुछ बताएं कि आपके नजरिए में सोनभद्र और आपका जो एरिया है उसके बारे में कि क्या आपको लगता है इसमें और क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? सर सोनभद्र सर हमारा जिला है और बेहद इसे हमारा प्रेम है, और निश्चित रूप से सभी यहाँ के निवासियों को होगा। सर सोनभद्र और सिंगरौली को मिला के भारत का सर इसे एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। जी 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 और इसके अलावा भी यहाँ पे जैसे खनन के रूप में जो खनन के यहाँ जो सोन का बालू है, और सरोवरा की बात करें तो वहाँ के जो गिट्टी पत्थर वहाँ भी खनन होता था, काफी मशहूर था। जी तो जी सर ये अपना आप में एक आयरनी है सर, विडम्बना है कि इतना समृद्ध जिला होने के बावजूद यदि हम गूगल पर या जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट यदि देखेंगे तो उसमें टॉप 100 जो सबसे नीचे सबसे पिछड़े जिले हैं उनमें नाम आता है। जबकि यदि आप देखें आर्थिक संपन्नता के अनुसार यदि देखा जाए तो सोनभद्र का सर एक स्थान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है सर। यहाँ पर जो सबसे तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ी समस्या है सर वो शिक्षा की है, क्योंकि जी शिक्षा के माध्यम से ही आप जो आपके जो एम्बिशन होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, शिक्षा का होना सर अपने आप में बहुत अनिवार्य है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और जो यहाँ के लोग हैं और स्पेशली जो गांव के लोग हैं, जैसे आप चौपन से इधर आ जाइए, जैसे हम लोगों का गांव MP से बॉर्डर शेयर करता है, जी तो इन सब गांवों में शिक्षा का मतलब एक कोई स्टैंडर्ड नहीं है सर। जी जी क्योंकि यदि जो अभी अब जैसे हमने नवोदय में गया, जी जो कक्षा 10वीं तक मैंने तो ऑब्जर्व किया ना, क्योंकि पढ़ तो रहे थे, थोड़ा बहुत मतलब इस सब चीजों का नॉलेज था, लेकिन जब जब हम वहाँ पे नवोदय में गए तो हमको वहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें सीखी। जैसे मतलब जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होते हैं ये सब यहाँ के स्कूलों में बिल्कुल मतलब न के बराबर है, और शिक्षा का भी बहुत ही निम्न स्तर है।
तो यदि यहाँ के लोगों को आगे बढ़ना है, जिले को आगे बढ़ना है, तो शिक्षा को अपनाना होगा और सरकार को और यहाँ के जो लोग हैं उनको शिक्षा को सुधारना होगा सर, तभी इम्प्रूवमेंट हो सकता है डिस्ट्रिक्ट का। जी जी। अच्छा, उनके लिए आप बताएं जो अभावग्रस्त हैं या संसाधन उनके पास कम है, पढ़ना चाहते हैं, उन ऐसे विद्यार्थियों के लिए आप बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसमें मेरा ये मानना है कि यदि आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया है और अपनी क्षमता के अनुसार से डिसाइड कर लिया, मतलब जैसे लक्ष्य को आप अपने आप को थोड़ा सा देखिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मतलब अपनी क्षमता के अनुसार अपना लक्ष्य डिसाइड करिए। तो एक बार जब आप लक्ष्य डिसाइड कर लिए तो इसके बाद आप मेहनत करिए और फिर इतना ज्यादा मेहनत करिए कि ये जो आपके जो अभाव हैं, मतलब आप अभावमंद हैं, तो आप अपनी मेहनत से इतनी ज्यादा मेहनत कर दीजिए कि वो जो आपको अभाव की कमी न खले। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आप लक्ष्य डिसाइड करिए और इसके बाद आप मेहनत करिए। आप मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास संसाधन का अभाव हो, लेकिन मेहनत के दम पर आप एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंच सकते हैं, ये मेरा मानना है। जी जी। कुल मिलाकर के अगर मेरे अंदर लगन है, लक्ष्य है, तो हम श्रम करेंगे तो आर्थिक कारण उसमें आड़े नहीं आएगा, अगर हमने ऐसा मन बना लिया है तो। यस सर। जी जी। मुख्य रूप से विद्यार्थियों को ऐसे जो विशेषकर अपने सोनभद्र जिले के हैं, अत्यंत पिछड़े हुए क्षेत्र के हैं, अभावग्रस्त हैं, उन विद्यार्थियों के लिए आपकी बात अत्यंत मोटिवेशन का काम करेगी, उनको जागरूक करेगी कि वे निराश न हो, आगे बढ़ें। और विद्यार्थियों के लिए क्या आपका सुझाव सलाह होगी? जी, दरअसल थोड़ा सा आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते तो मैं बेहतर आंसर दे पाता। हाँ हाँ, नहीं जैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपने भी बताया कि लक्ष्य निर्धारित कर लें और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन श्रम करें, और जब कठिन श्रम करेंगे तो अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आर्थिक कारण उसमें बाधक नहीं बनेगा। यही यस चीज सर। है। और अन्य क्षेत्रों में बताया, जैसे अभी आपने शिक्षा क्षेत्र में बताया कि शिक्षा के माध्यम से ही ये सारी चीजें संभव हैं। और आपको क्या लगता है कि सोनभद्र के डेवलपमेंट के लिए जैसे सड़क है, पानी है, बिजली है, इसके संदर्भ में आप अपनी राय रखें कि क्या जो होना चाहिए था वह हो पाया या अभी नहीं हो पाया, अभी उसमें बहुत कुछ करना शेष है, इस संदर्भ में अपना बताएं। देखिए सर, ये तो निसंदेह है कि जो लेवल हमारा डेवलपमेंट का होना चाहिए उस लेवल से हम लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं, पर्टिकुलरली यदि हम सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो। जी जैसे जैसे सर सोनभद्र में लगभग लगभग 80% लोग रूरल एरिया में रहते हैं और सर मैक्सिमम 20% ही लोग अर्बन एरिया में रहते हैं। जी जी। तो तो सर सोनभद्र को यदि डेवलप हम लोगों को करना है तो सोनभद्र में जो लाइवलीहुड का साधन है, जो यहाँ के जो मुख्य आय का स्रोत है, पर्टिकुलरली जो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं वो खेती है। जी तो जी। तो होता क्या है ना सर, यदि हमको यहाँ के लोगों का, किसानों का सुधारना है तो उनकी आर्थिक आर्थिक स्थिति भी हमको सुधारनी होगी। तो जी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जैसे सिंचाई के बेहतर उपकरण हम लोगों को, तो हम लोग जैसे गवर्नमेंट को या लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए, किसानों को एक अच्छे सिंचाई के उपकरण। और इसके बाद सर जो मार्केट मार्केट रेगुलेशन है, जैसे जैसे इंडिया में लगभग मोर देन 86% पीपल के पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में वो लोग खेती करते हैं, तो जो सर इकोनॉमी का स्केल अचीव नहीं हो पाता है। जैसे कई किसान मिलजुल कर जैसे एक साथ खेती करे तो इनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। और सर इसके साथ साथ सर मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी कृषि के क्षेत्र में आवश्यक है। जैसे जो कास्ट इन लोगों को मिलना चाहिए, जो किसानों को इनके फसलों की जो कास्ट मिलना चाहिए, वो मेरा मानना है कि उनको नहीं मिल पा रही है। जी तो जी। इन तो जो सर्वप्रथम इन लोगों को कलेक्टिव फार्मिंग करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, यहाँ के गवर्नमेंट को, यहाँ के लोगों को। और जो ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इनके फाइनल प्रोडक्ट हैं किसकों को, उसका उचित दाम मिलना चाहिए। उसका उचित दाम कब मिलेगा? जब मार्केट में रिफॉर्म होंगे। जैसे
जो जैसे जो मंडी है, अपनी मंडी सर रबर्ट्सगंज में है। जी जी तो सर ये इम्पॉसिबल है कि जैसे जो भरहरी गांव में है, जो छोटे किसान है, वो किसान अपने यहाँ से प्रोडक्ट ले जाके वहां बेच सके, ये संभव नहीं है। जी तो ये होता क्या है, ये लोग जो यहाँ के मनी लेंडर हैं या बेटर के जो महाजन टाइप के लोग हैं, जी जी तो बहुत कम पैसे में, जैसे रबड़ की कीमत समझ लीजिए, यदि उनको मिलना चाहिए 60 रुपए, तो वो लोग देते हैं 45-46 रुपए दे रहे हैं, तो पर केजी 15 रुपए का लॉस हो रहा है ना। जी 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 तो इस प्रकार का सरकार को या लोगों को या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि इनकी कीमत, इनकी जो प्रोडक्ट हैं, जो इनके उत्पाद हैं, उनका उचित दर इनको मिल सके। और इसके इसके अलावा सर ये जो आपने रोड कनेक्टिविटी की बात की, तो इसमें इसमें तो फिर भी सर काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है निस्संदेह, और इसकी तारीफ करनी चाहिए। जी और इसके साथ ही सर एक जो मेडिकल जो सर चिकित्सा की बेहद अभाव है, जैसे यहाँ पर हमारे गांव की बात करें तो यार किसी का सामान्य भी कुछ तकलीफ होती है, तो उसके लिए जो अपने यहाँ से लगभग आप जान ही रहे 35 किलोमीटर है, या तो चुपन ले जाया जाता है या रबर्ट्सगंज। जी जी प्राथमिक चिकित्सालय सर यहाँ पर बन कर तैयार है, लेकिन लगभग कई साल हो गए और वहां तक ताला ही बंद है। तो प्राथमिक चिकित्सालय की तो सुविधा यहाँ के लोगों को एटलीस्ट प्रोवाइड करना चाहिए सर। इस छोटे से समस्या के लिए हमको यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जी जी और ये इसी से जुड़ी हुई चीजें हैं जो हम आपसे भी अभी इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पर्यटन के क्षेत्र में भी, जैसे यहाँ विश्व प्रसिद्ध फॉसिल्स है और ऐसे ऐसे हमारे पास मंदिर हैं, आध्यात्मिक केंद्र हैं, पर्यटन की दृष्टि से आप सोनभद्र को किस तरह से देखते हैं? क्या पर्यटन के क्षेत्र में डेवलप करके यहाँ के अभावग्रस्त को जो लोग हैं उनकी पीड़ा को कम किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है? इसके संदर्भ में आप बताएं। यस सर यहाँ के लोगों को यदि विकसित करना है, तो कहीं ना कहीं से हमको उनको आर्थिक रूप से सक्षम करना होगा। तो आर्थिक रूप से सक्षम करने के कुछ तरीके हमने बताए, जो प्राइमरी है खेती के। दूसरी चीज जो आप पर्यटन की बात कर रहे हैं सर इसे मैंने पहली बार में नहीं बताया। तो सर बेहद एक मतलब बहुत मजबूत क्षेत्र हो सकता है यहाँ के लोगों को सपोर्ट करने का पर्यटन। जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पर एक अगोरी का किला है सर, जो चौपन से पास ही है सर, लगभग 10 to 15 किमी डिस्टेंस होगा उसका। तो जो वो किला है सर, उसको मतलब रिनोवेट किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है पर्यटन के क्षेत्र में। इसके बाद सर आगे आएंगे, इधर हमारे गांव से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल है कोहवा नामक जगह पर। जी जी तो बहुत बेहतर है। और सर एक बजरंगबली का मंदिर है, काफी ऊंचाई पर है, वहां पर चढ़ के आप देखेंगे तो उधर सोन दिखाई देता है, इधर बहुत सारे पहाड़ दिखाई देते हैं। जी जी तो ऐसे ऐसे बहुत जगह है सोनभद्र में जिसको पर्यटन के रूप में डेवलप किया जाता है। जब पर्यटन के रूप में डेवलप किया जाएगा तो जो वहाँ के स्थानीय लोग होंगे, जो आसपास लोग होंगे, तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे यदि कोई भी यदि यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आता है, देखने के लिए आता है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ और करेंगे, जो किसी ट्रांसपोर्टिंग का जो होगा, तो वहाँ के स्थानीय लोगों का एक इनकम का स्रोत बनेगा। तो सर इनके डेवलपमेंट में बेहद योगदान होगा। और सर एक चीज मैं छोड़ दिया था, जैसे क्या है ना कि जैसे यहाँ पर गांव में क्या समस्या है कि सपोज करिए किसी के पास 8 बीघे लैंड है, क्षेत्र है, तो और उनके फैमिली की संख्या आप देखेंगे तो 8 लोग 10 लोग छोटे खेत में ही पूरा दिन समय दे रहे हैं। जी जी तो कहीं न कहीं से ह्यूमन कैपिटल का लॉस हो रहा है। जैसे उन जो बाकी के जो आदमी है, सपोज करिए 2 लोगों की आवश्यकता है, 8 लोग खेत में काम कर रहे हैं। जी तो जैसे ये जो पर्यटन बताया या किसी और प्रकार की इंडस्ट्री सेट किया जाए, तो जो बचे 6 लोग हैं ये वहां पे काम कर पाएंगे, और इससे उनके जो फैमिली की ओवरऑल फैमिली की इनकम होगी, उनके आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होगी तो चिकित्सा पर खर्च करेंगे, शिक्षा पर खर्च करेंगे, तो ऑटोमेटिक डेवलप होगा। जी जी आत्मनिर्भर होंगे। और हम प्रयाग की बात करें तो हम माँ गंगा, माँ यमुना प्रत्यक्ष है, माँ सरस्वती अदृश्य है, परंतु हमारे यहाँ तो अगोरी के पास में सोन, नद और रेणु और विजुल, ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। अगर हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी देखें या आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टिकोण से,
तो जिसे सोनभद्र को प्राय गुप्त काशी के नाम से भी कहा जाता है। तो बहुत कुछ पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाएं हैं। और वीरेंद्र मिश्र जी, आपने हमें समय दिया और आपने बताया कि कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से मैनेजमेंट करके लोगों के जो अभावग्रस्त जीवन है उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। बिजली हो जी या सिंचाई हो या लोकल मंडी डेवलप करके उनके उत्पादों का उचित दाम दिला करके और सामूहिक खेती जैसे विधि विधान को अपना करके डेवलपमेंट किया जा सकता है बहुत कुछ। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज कहनी है तो आप बताएं। नहीं जी, जिस मुझे लगता है लगभग लगभग चीजें कवर ही हो चुकी हैं सर। ठीक ठीक सर आप। बस जी जी सर यही मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़े सर, जी अपने डेवलपमेंट के लिए। जी 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 हम ये कह सकते हैं कि माँ भी दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है, ऐसी कुछ जी बातें हैं। सर। तो इसलिए यहाँ के लोगों को भी अपनी बातें उचित माध्यम से उचित स्थान पर ससमय हमेशा पहुंचाने का प्रयास करते रहना चाहिए। जी सर। वीरेंद्र मिश्र जी ने आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर आपको भी सर इस साक्षात्कार के लिए।